साथियों नमस्कार। टेक लीगल यस4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, सरकार व सुप्रीम कोर्ट में तकरार इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। साथियों, ये एक सरकार है और एक सुप्रीम कोर्ट, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं देश के लिए, और इन दोनों के बीच तकरार निश्चित ही देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है। साथियों, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, कुछ कतिपय वर्षों को छोड़ दिया जाए जिसमें माननीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा तकरार बढ़ गया था सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच। सेम वही कंडीशन पुनः देखने को निर्मित हो रही है। आखिर इसका कारण क्या है? साथियों, अभी सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन देखा जाए, जिन डिसीजनों से, जिन निर्णयों से ऐसा लगता है कि सरकार के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट नज़रअंदाज करती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार भी नज़रअंदाज कर देती है। यह प्रश्न जजों की नियुक्ति को लेकर चालू हुआ। साथियों, जजों की नियुक्ति के लिए जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का व्यवस्था किया है, उस कॉलेजियम के तहत कई बार जजों की नियुक्ति की फाइल सरकार के पास भेजी गई, लेकिन सरकार आयन केन प्रकारेण उन फाइलों को रिटर्न कर दिया और उस पर अनुमति नहीं दिया। तभी से तकरार जारी हुआ। इसके बाद सरकार के द्वारा NJAC न्यायिक जुडिशियल आयोग, न्यायिक जुडिशियल अपॉइंटमेंट आयोग बनाने की विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में भारी बहुमत से पास की तथा देश के आधे से अधिक राज्यों ने उस पर अपनी सहमति जाहिर की। इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। साथियों, आखिर कानून बनाने का कार्य तो सरकार का ही है, सरकार ही कानून बनाएगी, लेकिन सरकार जो जनता के हित के लिए है उससे संबंधित अगर कानून बनाती है और उस कानून को देश की सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर दे, तो ये तकरार बढ़ना निश्चित है और ये तकरार बहुत आगे तक जाएगा। साथियों, आखिर ये तकरार 1973 के बाद से चालू हुआ। साथियों, 1973 24 अप्रैल 1973 का दिन हमारे संविधान के लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन माना जाएगा, सुनहरा दिन माना जाएगा। और उस दिन सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा पावर आ गया, एक ऐसी शक्ति आ गई, वह उस शक्ति के प्रयोग से सरकार के किसी भी फैसले को, किसी भी नियम, किसी भी विधेयक को असंवैधानिक घोषित करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आ गई। इसके पहले नहीं था। साथियों, 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती जी का महत्वपूर्ण जजमेंट आया था, जिस जजमेंट में संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल का सिद्धांत पारित किया गया था। और संविधान का मूल ढांचा क्या है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, यह हम समय समय पर बताएंगे। जब जब आवश्यकता होगी तब तक हम बताएंगे कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। यानी कुल मिला के पूरी तरह से सरकार के नियम प्रक्रिया बनाने की शक्ति को सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में छीन लिया। साथियों, इसी तरह से ESR मुंबई वाले प्रकरण में
धर्मनिरपेक्षता को भी सरकार ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का मूल ढांचा बताया था। साथियों, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई सारे महत्वपूर्ण डिसीजन हुए और उन महत्वपूर्ण डिसीजनों में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बताया कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। इसी तरह से 1980 में जब 1976 में 42वां संशोधन पास किया गया और 42वां संशोधन पास करके बहुत ही फेरबदल किया गया और जो केशवानंद भारती में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे उस सिद्धांत को इस संशोधन के माध्यम से समाप्त करने का कोशिश किया गया और उसमें 368 जो संविधान संशोधन करने की शक्ति है और अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार आर्टिकल अनुच्छेद 13 जो बोलता है कि आप मौलिक अधिकार से संबंधित किसी भी नियम, अधिनियम, रूल्स अगर बनाते हैं जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है या अतिक्रमण करता है तो वह अवैध होगा। तो 42वां संशोधन में सरकार ने स्पष्ट लिख दिया कि 368 का कोई भी संबंध आर्टिकल 13 से नहीं है और 13 का संबंध 368 से नहीं है। लेकिन इसके जस्ट बाद 1980 में मिनर्वा मिल्स का मामला आया। मिनर्वा मिल्स के मामले में सरकार ने जो संशोधन किए थे 368 और 13 में, इन दोनों संशोधनों को समाप्त घोषित कर दिया गया और मिनर्वा मिल्स में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि संविधान का सीमित संशोधन करने की शक्ति भी संविधान का मूल ढांचा है। मिनर्वा मिल्स में ये महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित हो गया। इसके अलावा सन 81 में एक और महत्वपूर्ण केस आया, वामन राव का मामला। वामन राव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को भी संविधान का मूल ढांचा मान लिया। यानी कि 81 के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर आ गई, इतनी शक्ति आ गई कि सरकार पंगु हो गई। क्योंकि सरकार कुछ भी करेगी, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता था और जुडिशियल रिव्यू के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे तो वह संविधान का मूल ढांचा मान के उसको कैंसिल करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट में आ गई। इसी के तहत अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग घोटाला जो हुआ था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जो अडानी के शेयर मार्केट और जो अडानी के ऊपर फ्रॉड करने का आरोप लगाया गया था, उसकी जांच करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आयोग बनाने की घोषणा की। आयोग बनाने का कार्य सरकार का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह शक्ति छीन ली और स्वयं आयोग कमेटी का गठन कर दिया। इसी के अलावा इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग में भी जो सदस्य होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति का भी पावर सरकार के पास था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया और अब ये जजमेंट दे दिया कि आप इलेक्शन कमीशन में मनमाने तौर से किसी को भी चुनाव आयुक्त या सदस्य नियुक्त नहीं कर सकते। उसके लिए कमेटी होगी और कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश भी सदस्य होंगे। इस तरह से साथियों, ये जो तकरार चल रहा है, इस तकरार को देखें तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नजर नहीं आता। अगर इस तरह से हो गया तो नियम बनाने वाली, हालांकि संस्था संसद ही है, संसद ही नियम बनाती है, लेकिन उसको रेगुलेट करने का पूरा पावर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जिसको चाहेगी उसको सही मान्य करेगी और जिसको नहीं चाहेगी उसको रिजेक्ट कर देगी। ये उचित प्रतीत नहीं होता साथियों। ये मेरा अपना पर्सनल राय है। वैसे आप लोगों का क्या राय है, कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी दोस्तों, आज तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।